धरती से 470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित टैबीज स्टार दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। कारण है इसकी अनयूजुअल लाइट फ्लक्चुएशंस। ये स्टार कभी तो हमें बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखता है, तो कभी इसकी ब्राइटनेस में 22 से 25% तक की कमी आ जाती है। सन 1890 में पहली बार जब इसे ऑब्जर्व किया गया था, तब से लेकर आज तक इसकी ब्राइटनेस ज्यादा और कम होने का सिलसिला लगातार जारी है और इंसान 100 साल से भी ज्यादा समय तक इसे ऑब्जर्व करने के बाद भी इसका कारण जानने में नाकाम साबित हुए हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि टैबीज स्टार की ब्राइटनेस के चेंज होने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। कभी ये एक महीने में या एक साल में एक बार ही डिम होता है, तो कभी ये एक दिन में ही कई बार अपनी लाइट को ऑन ऑफ करता रहता है। हम इस स्टार के बारे में जितना ज्यादा सुनते हैं, हमारे अंदर इसके रहस्य को जानने की क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है और यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर्स आज भी इसके रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं। कोई इसकी मिस्ट्री को कॉमेट स्टॉर्म से जोड़ता है, तो कोई इसका रीजन डार्क मैटर को मानता है, तो हम जैसे स्पेस गीक्स टैबीज स्टार के चारों ओर कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर होने की बात कहते हैं। लेकिन हाल ही में एक किकस्टार्टर कैंपेन के थ्रू मिली क्राउड फंडिंग ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट आज तक नहीं कर पाए थे। तो आखिर टैबीज स्टार की पल पल बदलती ब्राइटनेस के पीछे का कारण क्या है? जानने के लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको टैबीज स्टार की मिस्ट्री के हर एक पहलू से रूबरू कराने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आज से 20 से 25 साल पहले हम इंसान सिर्फ ये कल्पना ही कर सकते थे कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी धरती या जुपिटर जैसे प्लैनेट्स हो सकते हैं। लेकिन 21st सेंचुरी की शुरुआत से तो जैसे सोलर सिस्टम के बाहर मिलने वाले एक्सोप्लैनेट्स की बाढ़ आ चुकी है। साल 2009 में अपने लॉन्च के बाद से नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज में रेवोल्यूशन ला दिया था। यह अभी तक 5,30,500 से भी ज्यादा स्टार्स को ऑब्जर्व कर चुका था और इसने 2,662 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज भी की है। हम जितने भी एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं, उनमें से मोस्टली एक्सोप्लैनेट्स ट्रांजिट मेथड के थ्रू खोजे जाते हैं। पर कैसे? जब ये एक्सोप्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में स्टार के सामने आ जाते हैं, तो स्टार से आने वाली ब्राइटनेस में कमी देखने को मिलती है और इस तरह हम एक एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स में हमें तरह तरह के अजीब अजीब स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स मिलते हैं, लेकिन टैबीज स्टार अपने आप में उन सब से अनोखा है। लेकिन क्या टैबीज स्टार की मिस्ट्री के पीछे एक्सोप्लैनेट का हाथ हो सकता है? जा पूछ क्या? इसका जवाब है नहीं। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इसकी ब्राइटनेस 22 से 25% तक डिम हो जाती है। लेकिन कोई भी एक्सोप्लैनेट इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने स्टार की ब्राइटनेस को 1% से ज्यादा कम कर सके। अगर किसी एक्सोप्लैनेट के अराउंड सैटर्न जैसी रिंग्स हो, तो भी ये अपने स्टार के ब्राइटनेस को 25% तो डिम नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा 2% तक का अंतर डाल सकता है, उससे ज्यादा कतई नहीं। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, टैबीज स्टार हमारे सूरज से 58% ज्यादा बड़ा है। मतलब ये कोई ड्वार्फ स्टार तो नहीं है जिसे कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी ब्लॉक कर दे। वैसे आपको बता दूं कि एक स्टार के द्वारा अपनी ब्राइटनेस चेंज करना कोई रेयर केस नहीं है। हम ऐसे लाखों स्टार्स को ऑब्जर्व कर चुके हैं जो अपनी ब्राइटनेस को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद बदलते रहते हैं। इन्हें हम वेरिएबल स्टार्स के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसे स्टार्स की ब्राइटनेस डिम होने का कारण उनके अराउंड घूमने वाली प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होती है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क किसी स्टार के अराउंड घूमने वाली सर्कमस्टेलर डिस्क होती है, जो डेंस गैस और डस्ट क्लाउड्स की बनी हुई होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टैबीज स्टार के अराउंड ऐसी ही कोई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क घूम रही हो? इस थियरी में भी एक प्रॉब्लम है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क अर्ली सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, मून्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बनने का कारण बनती है। इसका मतलब कि ये सिर्फ यंग स्टार्स के अराउंड ही पाई जाती है। लेकिन टैबीज स्टार को यंग स्टार तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसकी एज कम से कम हमारे सूरज के बराबर यानी कि 450 करोड़ साल तो होगी ही। सेकेंडली, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क वाले स्टार्स इंफ्रारेड लाइट को एमिट नहीं करते। मतलब वो इंफ्रारेड लाइट जो उस स्टार
स्टार से एमिट हो रही है वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को पार नहीं कर पाती है। लेकिन टैबिस स्टार के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि वो इंफ्रारेड लाइट को भी एमिट करता है। टैबिस स्टार के बारे में जो नेक्स्ट थियरी दी जाती है वो है क्लाउड ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग कॉमेट्स की। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि टैबिस स्टार के अराउंड भी हमारे सोलर सिस्टम की तरह ऊट क्लाउड मौजूद है जहां पर लाखों कॉमेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी नियर बाय स्टार ने अपनी ग्रेविटी के कारण इन कॉमेट्स की ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर दिया हो और ये आपस में टकरा गए हो। इससे इसके चारों ओर डस्ट के क्लाउड्स छा गए हो और यही लाइट को आने से रोक रहे हो। ये थियरी काफी सॉलिड है क्योंकि टैबिस स्टार के 1 लाइट ईयर से भी कम की रेडियस में एक रेड ड्वार्फ स्टार मौजूद है। लेकिन यहां पर जितने इफ्स नहीं हैं उतने बट्स हैं। पहला तो ये कि क्या एक साथ इतने कॉमेट्स टकरा गए होंगे कि इनकी डस्ट ने पूरी तरह से स्टार को घेर लिया, और सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि कॉमेट्स की डस्ट ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों तक स्पेस में स्प्रेड होकर लाइट को रोक सकती है, लेकिन यहां 100 साल से भी ज्यादा तो हमें ही इसकी ऑब्जर्वेशन करते हुए हो गया है। मतलब इस थियरी में भी खासा दम नहीं है। तो आखिर असल में इसकी रोशनी को कौन रोक रहा है? टैबिस स्टार के मिस्ट्री से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग और पॉपुलर थियरी एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। जब साइंटिस्ट किसी मिस्ट्री को लंबे समय तक नहीं सुलझा पाते और वो मिस्ट्री सुलझाने की जगह और उलझ जाती है, तो हम मान लेते हैं कि ये सब एलियंस का ही काम है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने टैबिस स्टार के अराउंड कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेगा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो उन्हें अनलिमिटेड एनर्जी देता होगा। ये एलियन मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर हो सकता है। अगर आप डायसन स्फीयर के बारे में जानना चाहते हो तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसकी लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं और बात करते हैं कि क्या एक डायसन स्फीयर टैबिस स्टार की मिस्ट्री का कारण हो सकता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह थियरी चाहे कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई दम नहीं है। बिलीव नहीं होता ना? नहीं। तो जरा ये सोचिए कि आखिर एलियंस ने डायसन स्फीयर को बनाया होगा तो वो इसे कैसे बनाएंगे? क्या ये किसी वाटर बबल की तरह लिक्विड का बना होगा? नहीं। या फिर गैस का? डायसन स्फीयर सॉलिड मटेरियल से ही बना होगा, राइट? एक सॉलिड मटेरियल जिसका उद्देश्य लाइट को रोकना होता है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट तो नहीं होगा, वो ओपेक ही होगा। मतलब वो अपने आगे कोई लाइट को पास थ्रू नहीं होने देगा। तो फिर हमें जो लाइट दिख रही है वो क्या है? चलिए मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिससे ये डायसन स्फीयर बना हुआ है वो कंप्लीटली ओपेक नहीं है और उससे कुछ लाइट पास थ्रू हो सकती है। इन दैट केस साइंटिस्ट के अनुसार इस लाइट की वेवलेंथ विजिबल से लेकर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड सभी स्पेक्ट्रम्स में सेम ही होनी चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल में खींची गई इसकी 20,000 से भी ज्यादा इमेजेस में ऐसा देखने को नहीं मिला है। हर इमेज में इसकी वेवलेंथ डिप होती है या इंक्रीज होती है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं बनी रहती। अब अगर ये काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस का भी नहीं है तो आखिर टैबिस स्टार की लाइट ब्लॉक कौन कर रहा है? साल 2016 में टैबिस स्टार पर लंबे समय से रिसर्च कर रही अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर टेबेथा बोयाजियान ने kickstarter.com नाम की साइट पर एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था वेयर्स द फ्लक्स। आपको बता दूं कि टेबेथा बोयाजियान के नाम पर टैबिस स्टार को बोयाजियान स्टार भी कहा जाता है। बोयाजियान ने इस कैंपेन में कहा था कि उनका ग्रुप टैबिस स्टार पर रिसर्च करना चाहता है और उसकी गायब रोशनी को खोजना चाहता है। इसके लिए उन्हें $1 लाख की जरूरत है। कुछ ही दिनों में उन्हें $1 लाख की क्राउड फंडिंग मिल गई और इससे शुरू हो सके रिसर्च से चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। जब उन्होंने दुनिया के अलग अलग टेलीस्कोप से ली गई टैबिस स्टार की फोटोज को एनालाइज किया तो उन्होंने एक स्ट्रेंज बात नोटिस की जो पहले पता नहीं चल पाई थी, और वो बात ये थी कि जब भी टैबिस स्टार की ब्राइटनेस डिम होती थी तो उस समय हमें इससे आने वाली लाइट में ब्लू कलर नहीं दिखता था जबकि रेड कलर सबसे ज्यादा दिखता था। अब अगर आपने 11th और 12th क्लास में थोड़ी भी ढंग से फिजिक्स को पढ़ी होगी तो आप जानते ही होंगे कि ब्लू और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, मतलब सबसे छोटी होती है, जबकि रेड
रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब वो एक चीज जो ब्लू कलर की वेवलेंथ को रोक सकती है और रेड कलर की वेवलेंथ को नहीं रोक सकती, वो है डस्ट पार्टिकल्स। साइंटिस्ट के अनुसार टैबीज स्टार की मिस्ट्री के पीछे डस्ट पार्टिकल्स का ही हाथ है। डस्ट पार्टिकल्स 0.1 माइक्रोन्स की साइज तक छोटे हो सकते हैं और इतनी छोटी साइज के कारण सोलर रेडिएशन से जनरेट हुआ प्रेशर इन्हें स्पेस में लंबे समय तक बनाए रख सकता है। अब आखिर में टैबीज स्टार की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब हमारे पास एक और नई मिस्ट्री आ गई और वो ये कि आखिर ये डस्ट पार्टिकल्स आए तो आए कहां से। अब मैंने आपको प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की थियरी बताई और हमने डिसइंटीग्रेटिंग कॉमेट्स के बारे में भी सुना। दोनों में डस्ट पार्टिकल्स का जिक्र था, लेकिन दोनों की कंडीशंस टैबीज स्टार के साथ मैच नहीं कर रही थी। हो सकता है कि ये डस्ट टैबीज स्टार के सोलर सिस्टम में मौजूद किसी रॉकी प्लैनेट के किसी बड़े एस्ट्रॉइड के साथ टकराने और पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के कारण पैदा हुई हो, या फिर टैबीज स्टार के आसपास वाले किसी सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन फिलहाल तक कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, कहते हैं ना कि कई बार हमारे सवालों का हल हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि उसको देखने का हमारा नजरिया ही गलत होता है। क्या ये बात टैबीज स्टार के मामले में भी फिट बैठती है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम टैबीज स्टार में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो समय समय पर डिम हो रहा है। अब इसको हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना कि ये समय समय पर ब्राइट हो रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं, और रीसेंट रिसर्च से इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एक थियरी दी गई है। इस थियरी में यह कहा गया है कि हो सकता है कि टैबीज स्टार के करीब जुपिटर जैसा कोई गैस जायंट प्लैनेट ऑर्बिट करता हो जो उसमें समा गया हो। अब गैसेस के रिएक्शन के कारण ये स्टार समय समय पर ज्यादा लाइट और हीट को एमिट करता है। हालांकि समय के साथ साथ ये ब्राइटनेस कम होती जा रही है। उस कोलिजन के समय निकले डस्ट पार्टिकल्स अभी भी टैबीज स्टार को कुछ हद तक घेरे हुए हैं, जो समय समय पर इस ब्राइटनेस के सामने आ जाते हैं। इतने सारे फैक्ट्स और एजम्पशन जानने के बाद ये बात तो क्लियर हो जाता है कि टैबीज स्टार के मिस्ट्री के पीछे एलियंस नहीं बल्कि डस्ट पार्टिकल्स का हाथ है, और इस स्टार के अराउंड डस्ट पार्टिकल्स की जो भी लेयर है वो बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो कुछ जगहों पर ज्यादा है तो कुछ जगहों पर कम है, और वो समय के साथ साथ अपना स्ट्रक्चर भी बदल रही है। इसके कारण इसकी ब्राइटनेस और डिमनेस में हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। आई होप कि क्राउड फंडिंग से स्टार्ट हुई ये रिसर्च टैबीज स्टार के अराउंड इन डस्ट पार्टिकल्स की मिस्ट्री को भी जल्द ही सुलझा लेगी। वैसे क्या आप ये सोचते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च और स्पेस मिशंस के लिए क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा जुटाना सही है? क्या हम जैसे आम लोगों को भी ऐसे क्राउड फंडिंग कैंपेन्स के थ्रू यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलना चाहिए, या फिर ये सब कुछ गवर्नमेंट्स के थ्रू ही होते रहना चाहिए जो मोस्टली ऐसी चीजों पर पैसा लगाना पसंद नहीं करती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN का नाम तो सुना ही होगा। कई बार आपने मेरे वीडियोस में CERN की लेबोरेटरीज तो देखी होगी, लेकिन क्या आप CERN की लेबोरेटरी का लाइव टूर देखना चाहते हो? अगर हाँ, तो अंतरिक्ष टीवी आपके लिए एक बहुत बड़ी इवेंट लाने वाला है। तो वो क्या है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि हम आपके लिए CERN की लेबोरेटरी से कुछ लेकर आने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो अगर आप भी मेरी तरह एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो और स्पेस वीडियोस को देखना पसंद करते हो, तो सोच कर रहे हो यार, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।